हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज सी एस उमेश गुलेरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर में मेनली तीन टाइप की कंपनीज आती हैं, यार्न ओरिएंटेड, फैब्रिक ओरिएंटेड एंड आपकी गारमेंट या अपैरल बनाने वाली कंपनी। अगर इसे मैं लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करूं या इस वैल्यू चेन को हम समझने की कोशिश करें, वी विल फाइंड कि रॉ मटेरियल कॉटन होता है, उससे आपने स्पिन करके यार्न ऑब्टेन किया। यार्न को जब आप निट करते हैं तो उससे फैब्रिक या कपड़ा ऑब्टेन किया जाता है एंड सब्सिक्वेंटली जब आप फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो आपके रेडीमेड गारमेंट्स या अपैरल्स ऑब्टेन किए जाते हैं। कॉटन यार्न की अगर हम बात करें तो कॉटन यार्न में हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हैं। रीजन बीइंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसकी वजह से हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड तो फुलफिल करते ही हैं, साथ में ग्लोबल कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स में भी हमारा एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इंडियन कॉटन यार्न के सबसे बड़े बायर्स हैं बांग्लादेश, चाइना और इजिप्ट जैसे कंट्रीज। कॉटन यार्न कंपनीज की बात करें तो उनके रेवेन्यूज ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहे हैं हिस्टोरिकली और उनके मार्जिन्स भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। रीजन बीइंग, देखिए कॉटन यार्न एक कमोडिटाइज्ड नेचर का प्रोडक्ट है। इसमें रॉ मटेरियल जो कि कॉटन है उसके प्राइसेस की वॉलेटिलिटी और कॉटन यार्न स्प्रेड का कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन, उसकी वजह से इन कंपनीज के मार्जिन्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट करते हैं। और जो एंड यूज़र कंट्रीज हैं या एंड यूज़र बायर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, जहां से उनको सबसे लोएस्ट रेट पे माल मिलता है वो उससे खरीद लेते हैं। हेंस इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर भी उतनी नहीं होती है और यही चीज इनके रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन वॉलेटिलिटी और शेयर प्राइस में भी दिखते हैं, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम सिंथेटिक यार्न जैसे कि पॉलिएस्टर वगैरह की बात करें तो अराउंड 80 to 85% हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से अपनी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट कर लेते हैं और बाकी का बचा हुआ 10-20% हम मोस्टली इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं। देखिए सिंथेटिक यार्न में चाइना इज द किंग। वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का अराउंड 50% चाइना कंट्रीब्यूट करता है, वेयर एज इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हार्डली 7 से 8% का शेयर है। सो दिस शोज कि चाइना कितने बड़े स्केल पे डोमिनेट करता है और यही डोमिनेंस डंपिंग के फॉर्म में भी ग्लोबल सिंथेटिक यार्न के प्राइसेस को इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप यहाँ इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखें कि रिसेंट ईयर्स में चाइनीज डंपिंग की वजह से इन कंपनीज की मार्जिन्स में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखा गया है और इस सेगमेंट में मेनली छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप अराउंड 500 करोड़ से 2000 करोड़ तक है और इनमें मेजॉरिटी कमोडिटाइज नेचर का सिंथेटिक यार्न बनाती हैं, जिनमें सिंगल डिजिट काइंड ऑफ मार्जिन्स होते हैं। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो कॉटन यार्न एंड सिंथेटिक यार्न दोनों की आउटलुक उतनी अच्छी नहीं है। कॉटन यार्न में जहां एलिवेटेड रॉ मटेरियल प्राइसेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शूट अप कर गया है, सिंथेटिक यार्न के रॉ मटेरियल पे क्वालिटी कंट्रोल्स लगने की वजह से चीप रॉ मटेरियल लाने में दिक्कत हो रही है कंट्री। देयरफॉर इन कंपनीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। कंपनी की मैनेजमेंट ने बताया है कि आने वाले साल में चैलेंजेस उतने इजीली कूल ऑफ नहीं होंगे, देयरफॉर मार्जिन प्रेशर आने वाले ईयर्स में बना रह सकता है। अब आते हैं फैब्रिक कंपनीज पे। फैब्रिक या कपड़ा बनाने वाली कंपनीज, इन कंपनीज की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल रही है, जहां मार्जिन्स में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखी जाती है। बट एक चैलेंज है, इन कंपनीज में ग्रोथ उतनी ज़्यादा विटनेस नहीं की गई है हिस्टोरिकली, क्योंकि देखिए फैब्रिक बनाने वाला जो सेगमेंट है ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं और ओवर द ईयर्स बहुत कम इनोवेशन हुई है, जिस वजह से इनके पास उतना ज़्यादा प्राइसिंग पावर या फिर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स नहीं रहता है। आने वाले सालों की आउटलुक के बारे में भी देखें तो मार्जिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी और थोड़ी बहुत सिंगल डिजिट काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ भी विटनेस की जा सकती है। अपैरल कंपनीज इस वैल्यू चेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है। रीजन बीइंग, ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में अराउंड 57% कॉन्ट्रीब्यूशन अपैरल्स का है। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी अपैरल सेगमेंट अराउंड 41% कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल अपैरल मार्केट्स में चाइना डोमिनेट करता है विद 30% मार्केट शेयर, फॉलोड बाय बांग्लादेश विद 9%, वियतनाम बाय 7%।
इंडिया यहाँ 8th पोजीशन पे स्टैंड करता है विद जस्ट 3% मार्केट शेयर। तो दिस शोज कि हम वैल्यू चेन के क्री सेगमेंट में बहुत पीछे हैं कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिंग नेशंस लाइक चाइना एंड बांग्लादेश। एंड इस कैटेगरी की मेजर कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाउसेज ही हैं। एग्जाम्पल के लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, पर्ल ग्लोबल, एसपी अपैरल एंड किटेक्स गारमेंट्स। गोकुलदास और पर्ल ग्लोबल जैसी कंपनीज नॉर्मल अपैरल बनाती हैं, जिसकी वजह से इनमें अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ विटनेस किया गया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ऑन दी अदर हैंड एसपी अपैरल एंड किटेक्स जैसी कंपनी ये बच्चों के कपड़े बनाती है, इन्फेंट वियर या किड्स वियर कैटेगरी के, जो स्पेशलाइज नेचर के होते हैं। हेंस इन दोनों कंपनीज की अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखोगे तो नॉर्मल गारमेंट कंपनी से काफी अच्छी हैं। हार्डली 20 से 25% तक का फॉल देखा गया है। और इस सेगमेंट की फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो जो कंपनीज जैसे पर्ल ग्लोबल हो गया या गोकुलदास एक्सपोर्ट्स या फिर किटेक्स, ये कंपनीज यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं और ट्रम्प टैरिफ की वजह से इन कंपनी के मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एसपी अपैरल जिसका मेजॉरिटी रेवेन्यू यूके से जनरेट होता है, उसमें थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। रीजन बीइंग इंडिया और यूके ने रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने फेमस कंपनीज के नाम तो यहाँ इंक्लूड किए ही नहीं। सो देखिए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हमने ओनली वही कंपनीज ली जिनका एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज है। एक्चुअली टेक्सटाइल वैल्यू चेन में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर चुकी हैं। वो लोग यान भी बनाते हैं, फैब्रिक भी, और फिर गारमेंट्स में भी प्रेजेंट हैं। अब इन कंपनीज के साथ चैलेंज क्या आता है कि आप एक इंटीग्रेटेड कंपनी को एक ओनली कॉटन यान स्पेसिफिक कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। देयरफॉर अगले सेगमेंट में हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है केपीआर मिल। ये यान से लेके गारमेंट थ्रू आउट द वैल्यू चेन प्रेजेंट है। थ्रू आउट द वैल्यू चेन प्रेजेंस होने की वजह से केपीआर मिल के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और नॉर्मली 18 से 20% की रेंज में रहते हैं। पर इन कंपनीज के भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि इनका एक डोमेन तो अच्छी ग्रोथ दे रहा होता है बट दूसरे डोमेन में अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही होती और इस वजह से इनकी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ न्यूट्रलाइज हो जाती है। रेवेन्यू भी रेंज बाउंड हो जाता है अनटिल अनलेस यहाँ पे मेजर कैपेक्स नहीं किया जाए। जैसे कि अगर हम इस चार्ट में देखें तो वी विल फाइंड कि इनकी एसेट टर्नओवर रेशो एक रेंज में है। सो जब इस कंपनी ने मेजर कैपेक्स किया है, इनके रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है, बट उसके बियॉन्ड वो 3-4 साल फिर एक रेंज में चला जाता है। इन्वेस्टर जब भी इस टाइप के स्टॉक्स को देखें तो इनकी कोरिलेशन समझें कि कहीं इनका एसेट टर्नओवर रेशो वगैरह से कोई कोरिलेशन तो नहीं है, स्टैग्नेशन ऑफ रेवेन्यू तो नहीं है। और इसके बाद एक और सेगमेंट आता है जो एक्सपोर्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है और वो सेगमेंट है होम टेक्सटाइल, जिसमें आपके टॉवल, बेडशीट्स, कर्टन्स वगैरह आते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो वी विल फाइंड कि ऑल्दो इन कंपनीज के मार्जिन अच्छे हैं बट इनकी रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। रीजन भी देखिए, यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है होम टेक्सटाइल्स के लिए, पर यूएस में काफ़ी टाइम से हाई इन्फ्लेशन चल रही है। होम टेक्सटाइल बीइंग अ डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी, उसमें थोड़ा डिमांड स्लो डाउन विटनेस किया गया है। देखिए, होम टेक्सटाइल मार्केट में चाइना इज द किंग। चाइना का ग्लोबल शेयर अराउंड 40% है और इंडिया का अराउंड 11-12% है। तो इन इंडियन कंपनीज को चाइनीज प्लेयर्स के साथ भी 1-on-1 कम्पीट करना पड़ता है। देयरफॉर डिमांड स्लो डाउन प्लस इंटेंस कंपटीशन की वजह से रिसेंट टाइम में इन कंपनीज के मार्जिन में भी फॉल नोटिस किया गया है और आने वाले टाइम में जब तक यूएस में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, मार्जिन में प्रेशर देखा जा सकता है, प्लस डिमांड में भी थोड़ा स्लो डाउन कंटिन्यू रह सकता है। ये सारे सेगमेंट्स तो डिस्कस कर लिए, बट एक टॉपिक रह जाता है जो है चाइना +1 या फिर बांग्लादेश +1। जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि चाइना ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट को डोमिनेट करता है। पिछले 5-10 सालों से जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज वो चाइना की इस डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश, वियतनाम और इंडिया जैसी कंट्रीज का नाम सामने निकल के आता है। और आज से कुछ साल पहले तक इंडिया को एक मेजर बेनिफिशियरी बताया जा रहा था चाइना +1 का, बट इन रियलिटी टेक्सटाइल सेक्टर में एक्चुअल शिफ्ट जो हुआ वो वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा हुआ। चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया।
रीजन बीइंग बांग्लादेश और वियतनाम का काफी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या तो एफटीए था या ड्यूटी फ्री एक्सेस थी, जिस वजह से बट रिसेंट टाइम में इंडियन प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई हैं। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ उसकी वजह से वेस्टर्न बायर्स ने ऑर्डर्स को इंडिया की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया ने यूके के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो इंडियन टेक्सटाइल पे जहां पहले 9 to 10% ड्यूटी इम्पोज होती थी, अब वो ड्यूटी फ्री एक्सेस, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इससे उन कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है जो मेजरली यूके में एक्सपोर्ट करती हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि टेक्सटाइल वैल्यू चेन में कौन से सेगमेंट्स हैं, उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और आने वाले टाइम में उनकी फ्यूचर आउटलुक कैसी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे स्मॉल केस को भी जरूर चेकआउट करें। लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे।